उत्तराखंड में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वे जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताते हुए दावा किया कि जिन राज्यों में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। मंत्री जोशी ने कहा कि अब राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, ऐसे में यहां भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम और हरियाणा जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कांग्रेस की चुनावी हार का उल्लेख किया। वहीं कांग्रेस ने भी इस बयान पर पलटवार किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बताते हुए मंत्री गणेश जोशी के बयान को राजनीतिक टिप्पणी करार दिया है। जहाँ भी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, वहाँ जहाँ भी जाते हैं उनका बेड़ा गर्क होता है। आप उदाहरण देख लीजिए, वो आसाम में गए थे, कह रहे थे हिमंता जेल में जाएगा। अब जेल में कौन जाने वाला है पता है आपको। वो बंगाल में गए थे, वो जहाँ भी, वो हरियाणा में गए थे। जहाँ भी राहुल गांधी जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता है और यहाँ जो बच्चा कुचा है बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे सुबह से कल से सैकड़ों फोन आ चुके हैं कि हम राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं। तो इतना उत्साह है इस छोटे से शहर में इस जनता का और युवाओं का कि वो राहुल गांधी जी को इतना प्रिय नेता मानते हैं कि उनसे मिलने के लिए वो आतुर हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड में जब राहुल गांधी जी का दौरा जो 4-5 तारीख को होना है, निश्चित रूप से यहाँ के हर कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा मिलेगी और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस यहाँ पर कार्य कर रही है। वहीं मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को मसूरी शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर अहम समीक्षा बैठक की है। बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल संस्थान, जल निगम, विद्युत विभाग, एमडीडीए, नगरपालिका, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य मुद्दा पर्यटन सीजन के दौरान शहर में बढ़ती पेयजल समस्या रहा। मंत्री गणेश जोशी ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की किल्लत का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 144 करोड़ रुपए की यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के बावजूद लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 38 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क निर्माण और 14 करोड़ रुपए की किमाड़ी मसूरी सड़क परियोजना की भी समीक्षा की गई। वहीं परिवहन विभाग ने रेंटल स्कूटी संचालकों के खिलाफ अभियान चलाने और मसूरी में ई ऑटो संचालन की संभावनाएं तलाशने की बात कही है। हफ्ते में एक दिन ये विभाग यहाँ की चेयरमैन के साथ और यहाँ के जो हमारे नगर पालिका के पार्षद के साथ बैठकर उसका समीक्षा करेंगे। दूसरा, जो भी शासन में मैंने जानकारी ली है, जो भी एस्टीमेट यहाँ से शासन में गए हैं उनको शीघ्र पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। शीघ्र ही हम यहाँ का जो इको पार्क है जो 38 करोड़ की लागत से बनना है वो शीघ्र शुरू करेंगे। 0 पॉइंट की पार्किंग जिसमें 1100 गाड़ी की पार्किंग है, उसकी सहमति भारत सरकार से हमें मिल गई है। शीघ्र उसका शिलान्यास किया जाएगा और मसूरी पेयजल योजना का पुनः सर्वे कर उसको पूरा कर उसको भी हम यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे। क्योंकि जैसा कि मुझे जिस योजना को मैंने सैंक्शन कराया था उसका डिजाइन था कि आने वाले 30 साल तक यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। देखिए, जो रेंट अ बाइक के लिए पॉलिसी है तो वो उनके पास एक पार्किंग स्पेस होना चाहिए और उनके नंबर्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का ऐसा कोई प्रावधान तो अभी तक नहीं था। अब चूंकि एक ये छोटा सा टाउन है, हिली टाउन है, तो यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये शिकायतें भी लगातार आ रही हैं कि जो रेंट अ बाइक के जो ऑनर हैं वो गाड़ियों का जो संचालन है वो रोड पर कर रहा है, मतलब निर्धारित पार्किंग पर गाड़ी खड़ी ना करके ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं सड़क के किनारे, तो जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है और आम जनों को समस्या भी हो रही है। तो इसके लिए बीच में भी हमने एक अभियान चलाया था, लेकिन अभी जैसे कि आज की मीटिंग में डिसाइड हुआ है तो इसको नियमित तौर पर देखा जाएगा और हर माह में
एक स्पेशल टीम के माध्यम से हम एक चेकिंग अभियान भी इसमें चलाएंगे, जिसमें सत्यापन भी करेंगे कि जो पार्किंग स्पेस है वहीं पर गाड़ियां खड़ी करी जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं, और अगर निर्धारित स्थल पर बिजनेस नहीं पाया जाता है और साथ ही गाड़ियां निर्धारित पार्किंग की जगह पर रोड पर खड़ी पाई जाती हैं तो ऐसे संचालकों के लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई। वहीं उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र के ग्राम मुकुंदपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सघन प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान नदी किनारे संचालित अवैध शराब की भट्टियों को चिन्हित कर जेसीबी की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर संयुक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप कुमार के निर्देशन में की गई है। अभियान का नेतृत्व सहायक आबकारी आयुक्त NR जोशी ने किया। कार्रवाई के दौरान विभाग ने मौके से लगभग 450 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है, जबकि करीब 20,000 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया है। साथ ही 5 अभियोग पंजीकृत किए गए। आबकारी विभाग की टीम ने सभी अवैध भट्टियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। धारचूला से टनकपुर जा रही रोडवेज बस बुधवार सुबह लोहाघाट के रायकोट महर स्थित कैल बकरियां मंदिर के पास अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बस चालक चंपावत जिले के बड़ोली निवासी बेनीराम अधफाल की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 34 यात्रियों में से केवल एक महिला को मामूली चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार मंदिर के पास मोड़ पर पहुंचते ही बस में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। चालक बेनीराम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को गहरी खाई में गिरने से बचाने के लिए पहाड़ी की ओर मोड़ दिया। इस दौरान चालक साइड का दरवाजा खुल गया और वो सीट से नीचे गिर पड़े। दुर्भाग्यवश बस का पिछला पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रोडवेज अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जेसीबी की मदद से बस को हटाकर चालक के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एजीएम धीरज वर्मा ने बताया कि बस में कुल 34 यात्री सवार थे, जिन्हें दूसरी बस की व्यवस्था कर सुरक्षित उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह ब्रेक या फिर स्टीयरिंग फेल होना माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है। महिला यात्री को चोटें आई तो उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है, परंतु खेद के साथ कहना पड़ा है कि इसमें चालक जो है टायर के नीचे आ गए, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद है। इसके बाद ये वाहन को डिपो में ले जाएंगे। उसके बाद इसके तकनीकी कारणों की जांच की जाएगी। यात्रियों के लिए हमने दूसरी वाहन मंगवा ली है, वो वाहन पहुंचने वाली है, दूसरी वाहन में भिजवा दिया जाएगा। साइड से बिल्कुल पहाड़ से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर जो था वो छिटक के नीचे गिर गया, जो पहिए के नीचे आ गया, जिसकी संभवतः डेथ हो गई। बाकी 34 पैसेंजर थे, वो सुरक्षित थे। तो प्रशासन इसमें रेस्क्यू कर रहा है और इसको बस को हम जेसीबी मंगा के बस को हटा रहे हैं ताकि उसकी डेड बॉडी जो है। वहीं विकासनगर ढकरानी स्थित एक स्टोन क्रशर पर भुगतान मांगने पहुंचे एक ट्रैक्टर स्वामी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ट्रैक्टर स्वामी जब अपने बकाया पैसों की मांग करने क्रशर परिसर पहुंचा तो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ अभद्रता की और उसे दौड़ा कर पीटा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ट्रैक्टर से लंबे समय से क्रशर में कार्य कराया जा रहा था, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा था। कई बार मांग करने के बावजूद रकम नहीं मिलने पर वो स्वयं क्रशर पहुंचा था। आरोप है कि इसी दौरान विवाद बढ़ गया और उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत करने की बात कही है। वहीं पुलिस को शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि भुगतान संबंधी विवाद है तो उसका समाधान बातचीत से होना चाहिए था, न कि हिंसा के जरिए। मामले को लेकर क्षेत्र में विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही हैं। नगर पंचायत पार्टी में अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम ने प्रतिभाग किया।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी देते हुए मतदान को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान मतदान की गोपनीयता, शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक कानूनी एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण को सैद्धांतिक और व्यवहारिक 2 चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें मतदान से पूर्व की तैयारियों, मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और मतदान उपरांत की प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया। आप विदित हैं, अभी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिसूचना निर्गत की गई थी, उसके क्रम में यहाँ पे चुनाव की घोषणा पार्टी क्षेत्र में की जा रही है। प्रथम बार चुनाव हो रहा है, उसके लिए जो कार्मिक थे उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी। उनको आज विकास भवन में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। जो हमारी चुनाव हो 9 तारीख को प्रस्तावित है और 11 को काउंटिंग है, उसके संदर्भ में जो तैयारियां थी उसके संबंध में भी चर्चा की गई है। और चुनाव जो है निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, सम्यक हो और सभी की सहभागिता से हो, इसके लिए तैयारी में सभी यथावश्यक जो दिशा निर्देश हैं उनको सभी को दिया गया है अधिकारियों को, और उसकी निरंतर जो है समीक्षा भी की जाए। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र की नादेही शुगर मिल में गन्ना भुगतान लंबित रहने से नाराज किसानों का गुस्सा एक बार फिर सामने आया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान शुगर मिल पहुंचे। की बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने मिल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि कई महीनों से गन्ने का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे हैं और बच्चों की स्कूल फीस तक प्रभावित हो रही है। किसानों के अनुसार करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है। हालांकि शुगर मिल के एक कर्मचारी के निधन के कारण प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया और मिल प्रबंधन को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं मिल के जीएम राहवीर सिंह ने बताया कि करीब 8 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान लंबित है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। पेमेंट 8 करोड़ 51 लाख बचा है, उसे जो है हमने हेड ऑफिस भी बात की है। 3 दिन के अंदर और मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट आ जाएगा, किसानों को दे दिया जाएगा। जांच की जाएगी उसकी, अगर कोई भी कमी है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कब तक पूरा एक्शन होगा? दोषी पाया जाएगा, निश्चित तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। नहीं सुनने में यार जांच कराई जाएगी, उसमें किस तरह के आरोप है, मतलब अगर क्वालिटी खराब है तो क्यों है, वो अगर जिम्मेदार है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, कई साल से गन्ने की कमी जो है लगातार हो रही है। जब गन्ने की कमी होगी मिल को नुकसान होगा, गन्ना पूरा मिलेगा, मिल फायदे में भी आएगी। लगभग 4 से 5 माह हो गए हैं किसानों को गन्ना डाले हुए, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है 3 से 4 बार यहाँ मीटिंग हो चुकी है। पिछले 20 दिन पहले हम जीएम साहब से मुलाकात हमारी हुई थी, जिसमें आश्वासन दिया था कि 10 दिन में किसानों का पेमेंट कर दिया जाएगा, पर अभी तक किसानों के खातों में पेमेंट नहीं आया। लगभग नादेही शुगर मिल का 8 करोड़ रुपए पेमेंट अभी बकाया है। उधर बिजली विभाग के अधिकारी किसानों के कनेक्शन काट रहे हैं, किसानों के बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है फीस जमा न होने के कारण। किसानों को अपना जो है पालन पोषण करने में अपने बच्चों को बहुत बड़ी जो है दिक्कत का वो सामना करना पड़ रहा है। आज तो जी हम धरने के मूड में आए थे। हमारा धरना जो था वो आज हम पक्का लगाने के उसमें आए थे, पर फैक्ट्री के कर्मचारी विपिन लाहौरी जी, उनकी आज सुबह मृत्यु हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कई श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड सरकार और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए यात्रा को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बताया। श्रद्धालुओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रियों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता देखना सरकार के प्रयासों की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और यादगार बने, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खुशी की बात है कि श्रद्धालु बेहतर व्यवस्थाओं का अनुभव कर रहे हैं और चारधाम यात्रा की सुखद यादों के साथ अपने घर लौट रहे हैं। तो सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को देखा, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ऋषिकेश में सीएम धामी का यह औचक निरीक्षण रहा। इसी के साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनसे सीएम वार्तालाप करते नजर आए और यात्रियों ने भी व्यवस्थाओं की सराहना मुख्यमंत्री के सामने की।
वहीं उधम सिंह नगर पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली ट्रांजिट कैंप और खटीमा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने उनके कब्जे और निशानदेही पर कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी बाजारों, जिम, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी कर उन्हें चोरी किया करते थे। इसके बाद वाहनों को सुनसान स्थानों, झाड़ियों और कच्चे रास्तों में छिपाकर रखा जाता था और बाद में कम कीमत पर बेच दिया जाता था। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 3 आरोपियों से 6 बाइक और खटीमा पुलिस ने 2 आरोपियों से 5 बाइक बरामद की हैं। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो बाइक चोरियों की घटना हो रही थी, उसी के क्रम में हमारे द्वारा क्राइम मीटिंग में निर्देशित किया गया था कि सभी थानाध्यक्ष इसमें टीमों का गठन करते हुए जो बाइक चोरियां हुई है उनका खुलासा करें। इसके क्रम में 2 थानों में कुल 11 बाइक्स रिकवर हुई है। इसमें ट्रांजिट कैंप थाने ने जो है गणेशपुर रोड से 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 6 बाइक्स रिकवर किए। तीनों जो है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले, एक का नाम सचिन पाल है, दूसरा अरुण है और एक आशीष श्रीवास्तव। तीनों की गिरफ्तारी हो रखी है। इसके अलावा खटीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 बाइक्स रिकवर की गई है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक फरमान फरीदी है जो इस्लाम नगर का रहने वाला है और दूसरे का नाम पवन धामी है जो नेपाल का रहने वाला है। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के बाड़ीगाड़ में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां मायावती अस्पताल में कार्यरत युवा दंत चिकित्सक डॉक्टर लोकेश जोशी की गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर जोशी रात करीब 9 बजे स्कूटी से घर पहुंचे थे और पार्किंग के बाद कमरे की ओर जा रहे थे। तभी अंधेरे और सुरक्षा रेलिंग के अभाव में वे लगभग 14 फीट गहरी बाड़ीगाड़ में गिर गए। शोर सुनकर उनकी पत्नी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें बाहर निकाला गया। सूचना पर 108 और 112 सेवा को बुलाया गया, जिसमें 112 की टीम तो पहुंच गई, लेकिन 108 एम्बुलेंस में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में खराबी आ गई। इसके बाद उन्हें दूसरे साधनों से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है और 108 सेवा की जांच की मांग उठ रही है। तो 14 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई। 108 एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस जब पहुंची उसके बाद रास्ते में एम्बुलेंस में खराबी आई और वहीं विकासनगर क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नशे के कारोबार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में कुछ युवक कथित तौर पर स्मैक के नशे और उसकी खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन इसके आधार पर नशे के बढ़ते जाल को लेकर चिंता जरूर बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नशे का ये जहर क्षेत्र में कैसे पहुंच रहा है और कौन इसके पीछे है। लोगों ने पुलिस और संबंधित एजेंसियों से वीडियो की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न शहरों के महापौरों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस शहरी विकास, सुशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक मंथन रहा। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर शहरी व्यवस्थाएं और जन सेवा ही विकास की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आधुनिक शहरी सुविधाओं के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर गति दी जा रही है।
बैठक में देश भर से आए महापौरों ने अपने अपने शहरों के अनुभव साझा किए और शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की। इस आयोजन को शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है, जिससे भविष्य में बेहतर नीतियों और योजनाओं के निर्माण को दिशा मिल सकेगी। ऋषिकेश में महापौर परिषद की 117वीं बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल हुए और देश भर के महापौरों ने शहरी विकास पर मंथन किया। इसी के साथ ही ऋषिकेश के भी सुशासन और जन सेवा पर चर्चा हुई, विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई, आधुनिक शहरी सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। तमाम अन्य राज्यों के महापौर, अन्य जिलों के महापौर जो हैं वो ऋषिकेश पहुंचे और इस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की इस बैठक में शामिल हुए। निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, सभी अपने अपने शहरों के आप प्रथम नागरिक हैं। आपके कंधों पर उन शहरों को स्वच्छ बनाना, उनको निर्मल बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मलिन बस्तियों को साफ स्वच्छ करना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे। कि आप किस प्रकार का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारे अमृतकाल को किस प्रकार से अमृतमय बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे कार्य जो देश की आजादी के बाद पहली बार धरातल पर उतर रहे हैं, जिनको पहली बार नीति नियमों और कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। आज जहां एक और अमृत योजना के माध्यम से जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा तकनीकी और नागरिक सुविधाओं को एकीकृत कर आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना उनका साकार हुआ है, उनको अपना घर मिला है। ये घर उनके लिए केवल चार दीवारी की छत भर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को
आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे अपने अपने यहाँ, लेकिन अगर स्वनिधि का कोई कार्यक्रम आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो आज ये देवनगरी ऋषिकेश से, माँ गंगा के तट से, योग नगरी से एक मेरी अपेक्षा आपसे है कि आप अपने अपने जो भी आपका महापौर का जो भी कार्यालय हो, आपका जो कोई हॉल हो, उस हॉल में एक कार्यक्रम जरूर करें, उनको बुलाएं और उनके बच्चों की कोई प्रतियोगिता आयोजित करिए किसी दिन।